मैं चंद्रशेखर आजाद की कुर्बानी हूँ, मैं ही निराला हूँ, मैं सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता भी हूँ और मैं ही हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला हूँ। मैं मजहब की लड़ाई से आजाद हूँ, मैं भाईचारे का पुराना शहर इलाहाबाद हूँ। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम, मैं धर्म की नगरी, मेरा एक नाम प्रयागराज भी है। यहाँ ईश्वर कहो या अल्लाह, सबकी सुनी जाती फरियाद भी है। दोस्तों, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन की टीम प्रयागराज के गांव देहातों से लेकर शहर की गलियों और चौक चौराहों तक पहुंची। व्यवस्थाओं की कमियां उजागर करना हमारा मकसद नहीं था। हमारी कोशिश बस ये जानने की थी कि अमन और तरक्की पसंद इस शहर के बासिंदों को जाति, धर्म, भाषा भेद और संप्रदाय की राजनीति लुभा रही है या अपनी पुरानी तासीर के मुताबिक यहाँ के लोग प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। प्रयागराज के लोगों ने हमें जो भी बताया, हमने उसे अलग अलग मुद्दों के आधार पर बांट लिया। आइए सबसे पहले जानते हैं कि धर्म और संप्रदाय की राजनीति को लेकर प्रयागराज की जनता क्या कहती है। तो आज के समय पे सारी पार्टियां कर रहे हैं, लेकिन जनता को सोचना पड़ेगा, जनता को समझना पड़ेगा कि कौन धर्म के साथ है और कौन अधर्म के साथ है। धर्म की राजनीति पे विश्वास न करके जनता के बीच का और जो जनता के बीच में हो उसको देखेंगे। सिर्फ हिंदू से मतलब है, पूरे विश्व में हिंदू अभी तक खतरे में नहीं था। जब से योगी जी और मोदी जी बैठे हैं, तब से पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में हिंदू खतरे में आ गया। राम के नाम पे आप गंगा के नाम पे कस्में खाते हैं, झूठी कस्में आप गंगा के नाम पे खाते हैं। आप राम मंदिर के नाम पे जो है वोट मांगे, जनता जान चुकी है। अभी हम कहते हैं राम मंदिर पे आप लोग चले जाइए, अगर एक ईंट रखी हो तो आप बताइए, वहां पे केवल अभी हमने जाके देखा था, वहां पे जो है चौतरा बना दिया गया है, ढलैया थोड़ा सा करा दिया है। और क्योंकि उनको पता है कि अगर राम मंदिर का निर्माण आज मैं कर दूंगा तो कल जनता जान जाएगी, हमको वोट नहीं करेगी। लेकिन अब उनको बताने की जरूरत नहीं है, जनता जान चुकी है कि राम के नाम पे अब वोट मिलने वाला नहीं। बताइए, कहते हैं कि राम लला को जो लाए हैं भगवा वही ले रहा। अरे राम लला को वो लाए हैं। अरे हम लोग हमेशा शुरू करते थे जय राम, हम लोग हमेशा बोलते थे जय राम। आज क्या कर दिए कि सिया राम, जय श्री राम। भाई फर्क है, हम जो है ऑलरेडी हिंदू हैं, आप हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने की बात कर रहे हैं। अब बताइए, हर मुसलमान को आप पाकिस्तान बता देते हैं, हर मुस्लिम को आप फलाना कर देते हैं। चुनाव कार्यों पर जीता जाता है, ये नहीं कि धार्मिक मुद्दाओं पर जीता जाता। धर्म की आस्था सभी व्यक्तियों की है, चाहे वो किसी धर्म से हो। धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये साधुवाद है हमारी लक्ष्मी माँ का कि आज हमें धर्म के प्रति चलने का मौका मिला है। तो हम लोग यही चाहेंगे कि हर काम धर्म से हो। जातिवाद से ऊपर उठकर, संप्रदाय और भेदभाव से ऊपर उठकर विकास के नाम पर चुनाव होना चाहिए, जो जनता के बीच में रहे, जो जनता के बीच में रहकर काम करे और जो विकास करे। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जाति और धर्म और मजहब की राजनीति इन लोगों ने करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में विकास करने का काम नहीं किया। अगर इन लोगों ने कुछ करने का काम किया तो जो इनके समर्थक नहीं है, मुस्लिम भाइयों के मकानों पर बुलडोजर चलवाने का काम किया। धर्म जो है आस्था का प्रतीक होता है। हमारा धर्म से जो आस्था है वो हमारा आस्था रहेगा। धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहिए, इसलिए कि अगर आप धर्म राजनीति में लाएंगे तो उससे सिवाय नुकसान का फायदा नहीं हो सकता है। हम अपने विकास, हम हमेशा जो चुनाव लड़े हैं विकास के लिए लड़े हैं। देश में जो राजनीति का प्रचलन चल रहा है, इसमें जो लोग धन बल से राजनीति कर रहे हैं। धर्म और राजनीति की बात यहाँ नहीं है। हर व्यक्ति अपनी अपनी बात कर रहा है। यहाँ धर्म और राजनीति में हंसना होता रहता है और कोई नई बात नहीं है। ये तो एक लोगों का कथन है कि राजनीति में धर्म की बात बराबर चल रहा है। सब जगह जो कार्य हो रहे हैं देश में, दुनिया में, सारी तरह से ये बातें उसी तरह से हो रहा है।
देखिए, आज वर्तमान में राजनीति जैसी भी चल रही है, लेकिन आज जो हमारी जनता है वो जागरूक हो चुकी है। जो लोग समाज के हितों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जो समाज में रोज़गार की बात कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य पे बात कर रहे हैं, जो किसानों की बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, जनता उनको प्रमोट कर रही है। धर्म, साहित्य और संस्कृति की नगरी प्रयागराज को अयोध्या की तर्ज पर विकसित करने की योजना बन रही है। इसके लिए सिंगापुर की एक एजेंसी का चयन भी कर लिया गया है। ये वो योजना है जो आने वाले समय में साकार होनी है, लेकिन जनता तो ये जानना चाहेगी कि सरकार ने अपने कार्यकाल में योजना बनाने के अलावा और क्या किया है। आईपा की टीम ने जब लोगों से ये जानना चाहा तो शिकायतों का अंबार लग गया। किसी ने कहा कि सरकार ने विकास के नाम पर केवल दिखावा किया है, तो किसी ने सरकार को पूरी तरह से फेल ही करार दे दिया। विकास की राजनीति को लेकर लोगों ने जो सलाह मशविरा दिया वो भी काबिले तारीफ है। दावे सब ऐसे ही सब विफल हैं। सब न्यूज़पेपर में देख लीजिए, टीवी पे चल रहा है कि बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत में कुछ नहीं है, जीरो है एकदम। समस्या यहाँ पानी की समस्या है मैम। उस पार तो ठीक है पानी का, लेकिन लाइन इस पार पानी की समस्या है। एक पुल वाली समस्या जो सब लोग कह रहे हैं, पुल वाली समस्या बहुत बड़ी समस्या है। जैसे इनका स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, सरकार कोई भी हो, कोई भी स्लोगन हो, पर वो जमीन पे दिखना चाहिए। सर क्या बताएं, सब इसी तरीके सब चल रहा है सर। कई सालों से कोई सरकारी यहाँ पे कोई रोड बनाने का कोई कार्य किया नहीं। किसान अपनी समस्या दुखी है। खाद जो मिलती थी 50 किलो 45 किलो हो गई। खेत जो है सांस चढ़ जा रहा है। यहाँ बिजनेस करने आइए तो बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है। नौकरी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। कि जो हमारे भारत देश का संविधान है, वह संविधान अगर पूरी तरह से लागू हो जाएगा तो उसी में विकास भी निहित है। संविधान का लागू करना भारतीय जनता पार्टी को जो ये संविधान को ख़त्म करने का जो काम कर रही है, और बहुजन समाज पार्टी संविधान को लागू करने की बात करती है। और संविधान जब लागू हो जाएगा तो ऑलरेडी विकास होगा। आज जैसे नाम बदला है, इलाहाबाद का नाम बदला है, प्रयागराज हुआ है, वही तरीके इसका इलाहाबाद का नाम बदलते बदलते उसका काम भी बदला है। आज प्रयागराज हो गया, इलाहाबाद से आज जहाँ भी देख लेंगे आप, खाली विकास की नदी बह रही है हर जगह, चाहे जहाँ आप देख लीजिए। राजनीति को विकास मुद्दा पर होना चाहिए, विकास मुद्दा पर होना चाहिए, शिक्षा पर होना चाहिए, प्रगति जैसे विकास, सड़क मार्ग हो, कहीं किसी का दिक्कत है अपना, उसको रखना चाहिए समाज के सामने कि हमारा ये समस्या है, और सामाजिक कार्य के लिए उसको राजनीति को प्रेरित करना चाहिए। व्यक्तिगत जात धर्म पर राजनीति नहीं करना चाहिए किसी को। यहाँ पर लोगों के निवास की बहुत भारी समस्या थी, वो समस्या अभी भी है। आप ही देखे रहे हैं कि इस तरह ये लोग झोपड़ियों में रह रहे हैं। संगम पूरे दुनिया में हमारे मोदी जी ने उसको प्रसिद्ध कर दिया, और पवित्रता में तो है ही है। वहाँ पर अब भी आप जाइए किनारे देखिए, तमाम करीब जो हम लोगों ने एक जनहित याचिका की थी, जनहित याचिका में उसमें ये निर्णय हुआ है कि उनको जब तक बसाएंगे नहीं तब तक हटाएंगे। हाईकोर्ट और विश्वविद्यालय होने के कारण प्रयागराज को न्याय और शिक्षा का मुख्य केंद्र माना जाता है। यहाँ के विश्वविद्यालय IAS, IPS, IFS के साथ सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और जज बनाने की फैक्ट्री कहलाते हैं। देश के 2 प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और विश्वनाथ प्रताप सिंह का सरोकार भी इलाहाबाद से रहा है। बलिया के चंद्रशेखर भी प्रयागराज में अपना छात्र जीवन व्यतीत किया है। उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों की संख्या प्रयागराज में सर्वाधिक 363 है। यहाँ कुल 5 विश्वविद्यालयों के अलावा तकनीकी संस्थान भी हैं। बावजूद शिक्षा को लेकर यहाँ लोग नाखुश हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का हाल तो और भी बुरा है। नगरीय क्षेत्र में 23 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। इनकी दशा दयनीय है। अधिकांश अस्पतालों में टेक्नीशियन नहीं है। डॉक्टर भी अस्पतालों से नदारद रहते हैं। ऐसे में मरीजों को बिना इलाज के लौटना पड़ता है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर लोगों का क्या कहना है, आप खुद देख लीजिए। ऑनलाइन बोलते हैं, सरकार बोलती है कि पढ़ाई हो रही थी, कहीं पढ़ाई नहीं हो रही थी, पढ़ाई नहीं हो रही थी, और सिर्फ प्रचार है पोस्टरों पर, दीवालों पर। यहाँ का अस्पताल बिल्कुल गड़बड़ है। कोरोना काल में जाहिर हो गया, न ऑक्सीजन दे पाए, न दवाई दे पाए, न डॉक्टर मुहैया कर पाए। कहीं भी
कोई भी इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई, न कोई नया अस्पताल खुला, जबकि यहाँ एम्स बराबर खोलने की पूरा शहर मांग करता है। ये यूपी में इलाहाबाद सबसे बड़ा शहर है जो प्रदेश की दूसरी राजधानी मानी जाती है, कोई सुविधा नहीं है। फंडिंग जो है सरकार की तरफ से, जो बजट में जो फंडिंग होती है उसका परसेंटेज जो है काफ़ी कम होता है। सरकार को उसको जो है बढ़ाना चाहिए। जब फंडिंग बढ़ेगी तभी तो जो है डॉक्टर्स और जो है अपॉइंट होंगे और वो जो है गरीबों या समाज की जो है जितनी भी बीमारियां लोगों में फैल रही हैं उसको जो है वो रोक पाएंगे। और शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा पे भी ज़्यादा फोकस किया जाए। जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगा, आयुष्मान भारत के तहत एक ऐसी योजना केंद्र सरकार की थी, आयुष्मान भारत, जिसमें हर गरीब परिवार जो बीपीएल अंत्योदय के नीचे था 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त था। भाई ऑक्सीजन प्लांट यहाँ फूलपुर में हमारे पीएससी में ऑक्सीजन प्लांट यहाँ लगा। जब हम प्रमुख निवर्तमान थे तो 38 लाख रुपया हमारे ब्लॉक से गया था उस समय, और एक ऑक्सीजन प्लांट लगा। और ऑक्सीजन प्लांट बढ़ाया जाए और संसाधन बढ़ाया जाए, ये कोशिश पूरी रहेगी। यहाँ के विधायक से भी हम पूरा प्रयास करेंगे विकास के तौर पर ये फूलपुर भी क्षेत्र आत्मनिर्भर बने। शिक्षा आज की डेट में व्यावसायीकरण हो गया है। जितने भी बड़े नेता हैं उनके 10-10 स्कूल जरूर होंगे, ये आप पता कर लीजिए, वो चाहे जिस प्रदेश में हो, चाहे उनमें एजुकेशन की टोटल कमी हो, लेकिन उनका एजुकेशन हब जरूर होगा। चूँकि व्यावसायीकरण हो गया है, कमाने का धंधा हो गया है, उससे पूरे रिश्तेदार, पूरा खानदान एडजस्ट हो जाता है। और चूँकि शिक्षा का जो व्यावसायीकरण है उस पर किसी की नज़र नहीं रहती, न कोई दबाव रहता है, तो अंधाधुंध कमाई भी करते हैं। हमारे डेंटल का जो सिलेबस है और वो बहुत ही पुराना है, सालों से चल रहा है, उसको चेंज करें। विश्वविद्यालय के लोग और यह सरकार भी यही चाहती कि छात्र शिक्षित ना हो, और शिक्षित होंगे तो कहीं के अपने अधिकार को मांगेंगे और रोजगार मांगेंगे। तो सरकार की यह मंशा है कि जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो शिक्षा की बात कहाँ करें। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रयागराज केवल यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में शिक्षा के लिए विख्यात है। जाहिर सी बात है कि रोजगार के अवसर नहीं होने के कारण यहाँ शिक्षित बेरोजगारों की संख्या भी दूसरे स्थानों की तुलना में अधिक है। लोगों का कहना है कि इस चुनाव में बेरोजगारी से बड़ा मुद्दा कुछ भी नहीं है। लोग सरकार से सिर्फ इसलिए नाराज हैं क्योंकि उनके मुताबिक सरकार ने रोजगार देने के अलावा बाकी सब कुछ किया है। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से लेकर ग्रामीण युवा भी सरकार की रोजगार नीति को लापता बता रहे हैं। वहीं निषाद समाज का सरकार पर आरोप है कि उनके पारंपरिक खनन उद्योग पर नकेल कस के सरकार ने उन्हें भी रोजगार से वंचित कर दिया है। रोजगार मिल गया होता तो आंदोलन करते क्यों? सवाल ये भी है कि अगर रोजगार मिल ही गया होता तो आंदोलन करते क्यों? और जहाँ तक आप पोस्टर होर्डिंग की बात कर रहे हैं, इस सरकार का एक चीज़ आप देखी होंगी, काम हो न हो लेकिन होर्डिंग केवल यूपी में ही नहीं, दिल्ली चले जाइए, कोलकाता चले जाइए, मतलब देश के कई शहरों में आप बड़े बड़े दूसरे स्टेट्स में भी चले जाइए, ये सरकार अपनी होर्डिंग बड़ी बड़ी छपवा देती है। रोजगार नहीं है, बस यही समस्या है। बाकी योगी जी और मोदी जी तो अच्छे ही हैं, बशर्ते रोजगार का व्यवस्था करें। वैकेंसी लाई जा रही लेकिन वैकेंसी क्लियर नहीं हो रही। वैकेंसी बहुत सी आ रही है, लाइन से वैकेंसी आ रही है। अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम रिजल्ट आया, ठीक, एक ही बंदे को 10 सीटें दी गई उसमें। मैं एक बंदा हूँ, ठीक, मुझे ही 10 सीटें दे दी गई। पहले 10 सीट के लिए एक बंदा आता था, अब एक बंदे को 10-10 सीटें दी जा रही। पूरा का पूरा स्कैम हुआ, ठीक। अभी जैसा कि भाई ने बताया उसके लिए प्रदर्शन हुआ, ट्रेन रोकी गई, ठीक। उसमें जो बंदा नहीं प्रदर्शन कर रहा था आप उसको भी ज़बरदस्ती मारे हो, ठीक। लॉज में घुस घुस के आपने ज़बरदस्ती मारा, ये कहाँ का नियम है, कहाँ का कानून है, ठीक। मौलिक अधिकार मेरा ख़त्म हो चुका है। अगर अब दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमको जो आदमी हमारे ऊपर बैठता है वो हमको बेईमान समझता है। ये राजनीति कम होनी चाहिए, व्यापारियों का सम्मान होना चाहिए इस देश के अंदर। हम टैक्स पेयर हैं, हमारे ही पैसे से आप सैलरी पा रहे हैं और हमको आप बेईमान को निगाह से देख रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए इस देश के व्यापारियों के साथ। बड़ा एक ये दुर्भाग्य है इस देश के व्यापारियों का। रोजगार के लिए तो युवा परेशान हैं। अब इसे सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि युवाओं के लिए भी कुछ
मतलब किया जाए, और हो सकता है अब आने वाले समय में कुछ प्रोग्रेस होगा। बेरोजगारी पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। यूनिवर्सिटी में लड़के बेचारे जो है पढ़ लिख के लड़के आंदोलन कर रहे हैं तो उन पर लाठी बरसाई जा रही है, उनको हॉस्पिटलाइज हम लोगों ने कराया। जो युवाओं के लिए रोजगार दे सके, उनको नौकरी दे। जितनी नौकरियां जो है भर्ती की निकाली गई, सब जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भेंट चढ़ गई। आज तक इन्होंने कोई पूरा नहीं कर पाया। निकली तो सबके पर्चे लीक हो गए। हाँ, बड़ी दुखद चीज़ें हैं। जो आज पढ़ करके सोचा कि हमने परीक्षा देंगे नौकरी मिल जाएगी, पता चला वो 4 साल हाई कोर्ट में मामला, 28 साल उम्र, 32 हो गई, नौकरी पावे लायक नहीं है। अब बताइए, वो था आर्मी का भर्ती नहीं आया, जो लड़का 3 साल से कर रहा, दौड़ रहा है, बताइए उनका तो ओवर एज हो गया, वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया, वो आगे कुछ नहीं कर सकता। रोजगार इस सरकार ने बहुत वादा किया, लेकिन सरकार बिल्कुल रोजगार उपलब्ध नहीं कराई, बल्कि और छीनने का काम किया है। अभी जो स्थिति है कि नाव से जब खनन बंद हो गया, आप हमें ये बताइए कि आप ये परिवहन के साधन जो है पानी में नाव से होता है, और उसके बाद सड़क पे ट्रक से होता है, हवाई जहाज से लोग परिवहन करते हैं। लेकिन ये ऐसी सरकार है, नाव को ही रोक दिया कि पानी में कोई नाव जो है खनन नहीं करेंगे। इसको रोकने से आप समझ लीजिए कि लाखों की संख्या में परिवार, आदमी नहीं परिवार जो है बेरोजगारी के कगार पे हो गए। नौजवान रोजगार अब मिलना क्या हो गया है। अब रोजगार का मतलब ये कि पहले फॉर्म भरेगा, 1500-2000 के फॉर्म भरेगा, उसके बाद परीक्षा देने जाएगा, तो पहली बात तो पेपर सेंटर पहुंचेगा तो पता चलेगा कि हमारा पेपर लीक हो गया है। और नौजवान किस तरीके से, किस स्थिति में पेपर देने गया है, रात भर वो स्टेशन पर सोया हुआ है, और हर एक तरीके से रात भर पढ़ाई करने के बाद भी वह जग गया है, कोचिंग कैसे गया है। हर एक, अगर एक गरीब, आप देख लीजिए, आंकड़ा उठा लीजिए, तो एक गरीब घर का लड़का कितनी मुश्किल के बाद पेपर देने जाता है और एक अच्छे सुनहरे भविष्य की तलाश में जाता है कि हम पेपर देंगे, क्या होगा, भगवान मेरी स्थिति अच्छी होगी, मैं अपने गांव का नाम रोशन करूंगा, अपने समाज का नाम रोशन करूंगा। लेकिन वो लड़के हताश हो जा रहे हैं। आज रोजगार के नाम पे लाठियां मिल रही हैं लोगों को, आज रोजगार के नाम पे आंदोलन कर रहे हैं तो लाठियां मारी जा रही हैं और भगाया जा रहा है। मैं युवा पर ज़्यादा जोर दूंगा, इसलिए कि युवा इस समय बहुत ही बेरोजगार टहल रहा है, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर चाय बेचने और पकौड़ा बेचने काम कर रहा है। तो सरकार तो बदलना, हम तो चाहते हैं कि पूरे देश का युवा, पूरे प्रदेश के युवा सरकार को बदले। धान और गेहूं की मुख्य फसल के साथ प्रयागराज का क्षेत्र अपने इलाहाबादी सफेदा अमरूद और तरबूज खरबूज के लिए भी जाना जाता है। किसानों की समस्याएं यहाँ की सभी 12 विधानसभा इलाकों में लगभग एक समान हैं। किसानों का कहना है कि सरकार के वादे फेल साबित हुए हैं, उन्हें तो बिजली फ्री में ही चाहिए। नीलगायों के झुंड से फसल को बचाना पहले ही दुष्कर था, ऊपर से अब तो लावारिस मवेशियों की बाढ़ आ गई है। गौशाला को जो सपना दिखाया गया था, गहरी नींद के कारण सरकार उसे भी सफल नहीं कर पाई। जहां गौशाला है भी तो उसकी हालत किसी से छिपी नहीं है। खाद बीज की दिक्कत किसानों के लिए बोनस में मिली समस्या है। कोई नहीं, तो खाली ऐसा हवा बनाया है कि किसानों की सरकार है, तो किसानों को लूटने की सरकार है। बड़े बड़े नेता का कर्ज माफ़ किया जाता है, बड़े बड़े उद्योगपति को सरकार जो है कर्ज देती है, कर्ज माफ़ भी कर देती है, लेकिन छोटे किसानों के लिए, छोटे यहाँ पे व्यापारियों के लिए अगर वो फ्री बिजली कर दे, या फ्री किसान के लिए सिंचाई फ्री कर दे, या खाद सब्सिडी जो है कर दे, या किसान की लागत जो आती है उससे मूल्य निर्धारित कर दे। अगर किसी फैक्ट्री में कोई जो है सामान बनता है तो उसका कंपनी का जो डायरेक्टर, तो उसका दाम निर्धारण का होता है कि इससे नीचे नहीं बिका गया। हाँ, हम लोग अक्सर मीटिंग करते रहते हैं कि उसको बताया जाता है, ब्लॉक से बुलवाया जाता है अधिकारियों को कि आप लोग बताइए किसान कैसे आगे बढ़े, कैसे विकास हो, कैसे उपज पैदा हो, और आके बाकायदे समझाते हैं। किसान उन्हीं के राय पर चलते हैं। महंगाई इतना ज़्यादा हो गई कि खेती में कोई कुछ बचत भी नहीं है। जो धान उन हम लोग साल 1100 1150 रुपया कुंटल बेच रहे हैं, क्या है खेती में? DAP 1250 के ले रहे हैं। खेती में क्या बच रहा है इस समय? कुछ नहीं बच रहा हम लोग को। खेती में लागत भी मुश्किल। यूरिया पहले 50 किलो मिलती थी, अब यूरिया तो 45 किलो मिल रही है। और हमारे गांव में देहात में देखा जा रहा है नीलगाय सांड का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, इससे जनता थोड़ा करवट ले रही है। हाँ, हमारे यहाँ जो है वो NGO वाले आते हैं
वो अपना कार्यक्रम चला रहे हैं। वो हफ्ते 10 दिन में मीटिंग करते रहते हैं। हाँ, यहाँ पर बुआई टाइम में खाद की बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। खाद लोगों को मिल नहीं रही थी, पैसा देने की भी। खाद का भाव ये था कि 1700-1800 रुपया तक लोग खाद खरीदे थे ब्लैक। प्रयागराज के करीब 40 लाख लोग पिछले साल अक्टूबर में हुई बारिश को अभी भूले नहीं हैं। बिजली विभाग की लापरवाही और विभाग पर सरकार की पकड़ का सारा कच्चा चिट्ठा लोगों के सामने आ गया। पेड़ों की छटाई और तारों की देखरेख नहीं होने के कारण करीब 24 घंटे तक एक बड़ी आबादी रात के अंधेरे में डूबी रही और दिन के वक्त निठल्ली बनी रही, क्योंकि बिजली वो ऊर्जा है जिसका आम जनजीवन और विकास में सबसे बड़ा योगदान है। संस्कारधानी प्रयागराज को दूसरे शहरों से जोड़ने वाली सड़कों का क्या हाल है, आईपा की टीम को स्थानीय लोगों ने खुलकर बताया। पीने की पानी की सप्लाई को लेकर भी लोगों की शिकायतें कम नहीं हैं। कहीं दूषित जल की सप्लाई की शिकायतें हैं तो शहर के ऊंचाई वाले हिस्से में अनियमित पानी सप्लाई की शिकायतें हैं। हमारे बच्चे भी जो 300-400 बच्चे हैं, सभी बच्चे इसी लाइन को क्रॉस कर जाते हैं। हमेशा आए दिन खतरा बना रहता है। हम लोगों को खुद क्रॉस कराना पड़ता है बच्चों को साथ में आके। पुल के लिए बहुत हम लोग को प्रयास किए, बहुत विधायक जी से कहे, सांसद जी से तक एप्लीकेशन दिया, पूरे अध्यापक लोगों ने, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पर। यहाँ पे 28 साल 30 साल की महिलाएं विधवा हो गई, जिनका पेंशन नहीं लग पा रहा है, जिनके बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते, गरीब हैं। सरकार से जो है मैं इतने अपील करूँगा कि व्यापारियों को जो ये मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो देते रहें। राजनीति में बगैर पढ़े लिखे भी व्यक्ति जो है, ऐसी दुर्भाग्य हमारे देश का है कि बगैर पढ़ा हुआ व्यक्ति एक जो है, अगर प्राइमरी का मास्टर बनना है तो उसकी योग्यता है, लेकिन राजनीति में ऐसी योग्यता नहीं है। तो वो भी कारण है कि बिना पढ़े हुए ऐसे व्यक्ति जो समाज में अपना प्रभाव रखते हैं, वो व्यक्ति एमएलए या एमपी बन के चले गए संसद में, तो वो व्यक्ति उस बिल की क्या बारीकता जानेंगे, तो क्या बहस होंगे। वो तो प्रयास ये करेंगे कि हमारा जो है टाइम पास हो जाना चाहिए। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की टीम ने प्रयागराज के 12 विधानसभा इलाकों में अपना सर्वे किया। व्यक्तिगत साक्षात्कार और जनचौपालों के माध्यम से लोगों की समस्याएं जानी, उनके समाधान के वैकल्पिक सुझावों को सुना। अब आइए आपको बताते हैं कि इन मुद्दों पर और इनके अलावा कुछ और मुद्दों पर जनता के नुमाइंदे क्या क्या कहते हैं। गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई कि जो हमारी आधी आबादी है, खासकर महिलाएं, उनके स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एमएसएमई जो सेक्टर है उसके माध्यम से उनके उस समूह का विकास किया जाए और धीरे धीरे छोटे छोटे उद्योग वहीं से जो है हमारी शुरुआत हो सके। रोजगार तो यहाँ सर वही है कि रोज खाने कमाने वाले लोग हैं। रोज कहा जाए कुआं खोदा जाए तो पानी पिया जाए, यहाँ कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। कायदे से तो सरकार को जो है, जैसे मान के चलिए कि ज़िले में 1-2-4 ऐसे बड़े बड़े उद्योग कारखाने खुलवाना चाहिए जिससे लोगों का जीविकापार्जन हो सके। देखिए, ये बात तो जनता को समझनी पड़ेगी और जागरूक होना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए, हमें किन मुद्दों पे अपना वोट देना है, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है। हमें शिक्षा पे वोट देना है, हमें स्वास्थ्य पे वोट देना है, हमें अपनी आगे जो प्रोग्रेस हमारी होनी है उस पर वोट देना है, रोज़गार पे वोट देना है, और या फिर हमें आम जितनी समस्याएं हैं जातिवाद पे वोट देना। ये बात तो अब जनता की समझ में आनी चाहिए और अब तक आ गई होगी। आज हमारे प्रदेश में पूरी तरह से सुरक्षा है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। नहीं, वर्तमान समय में तो महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। आप ये जान लीजिए कि जो ये सरकार चल रही है इसमें हमारी बहन बेटियां अगर कॉलेज जा रही, स्कूल जा रही, घर से निकल के कहीं भी जा रही हैं, जब तक घर वापस नहीं आ जाती हम उनको असुरक्षित ही महसूस करते हैं। जब वो घर आ जाती हैं तब लगता है कि हाँ ये सुरक्षित हैं। भाजपा सिर्फ जात पात की बात करती है, मंदिर मस्जिद की बात करती है, मुसलमान हिंदू की बात करती है, लेकिन कोई विकास का काम हमारे इलाहाबाद जिले में नहीं हुआ। कभी ये शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं करते, किसी बेरोजगार की बात नहीं करते। समझे, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं ना कि बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करें। ये देखिए, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद से कई बड़े मुद्दे हैं जो आज हमारा देश जिस मुद्दों की वजह से सफर कर रहा है।
एम्प्लॉयमेंट है, हेल्थ है, एजुकेशन है, जो कि बहुत पीछे है अभी भी, और इन मुद्दों पे कोई पार्टी ध्यान नहीं दे रही। यही मुद्दे मुझे लगता है मेन है, आम जनता को इन्हीं मुद्दों के ऊपर चाहिए कि उनसे मांग भी करें पॉलिटिकल पार्टीज से। किन मुद्दों पे हो रही है जो आप सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं या जो सरकार के सदन में सुन रहे हैं? दो मुद्दे चलते हैं आजकल तो सदन में। ये चाहिए कि 60-40 का जो है रेशियो जो मान्य है कि 60 जो है वो लीजेंड्स होने चाहिए, वो जो है तजुर्बेकार होने चाहिए, उम्रदराज होने चाहिए, और 40% हम नई क्यारी से नई पौध को, युवा को अपने साथ लेके आए, और जब इन युवा और बुजुर्गों का संतुलन रहेगा तब देश की राजनीति मैच्योर होगी। प्रयागराज में विधानसभा की 12 सीटें हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 8, बीएसपी को 2, एसपी और अपना दल को 1-1 सीटें मिली थीं। 2012 के विधानसभा चुनाव में इसके विपरीत एसपी को 8, बीएसपी को 3 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपा।